जय हिंद दोस्तों। इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 144 दक्षिण एशिया का एक परिचय। ये हमारा सब्जेक्ट होने वाला है जिसका आपको एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा जिसमें से आपको 2 भाग दिए गए होंगे और एक भाग से आपको कम से कम क्या है 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों में देना है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल आपके पहले भाग में 4 क्वेश्चन है, दूसरे भाग में भी 4 क्वेश्चन है। तो एक भाग से आपको 2 क्वेश्चन, दूसरे भाग से 3 क्वेश्चन। अगर पहली भाग से 3 करते हो तो दूसरे भाग से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ऐसे आपको ओवरऑल क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपको 400 से 500 शब्द में लिखना है, 400 से कम वर्ड आपको नहीं करने हैं। जो कि दक्षिण एशिया का एक परिचय, ये हमारे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू था। कैसे आपका सब्जेक्ट आएगा, मैं आपको जो वीडियो करवाने वाला हूँ वो आपको 3 से 4 वीडियो करवाऊँगा, प्लस आपकी एक 1 शॉर्ट वीडियो करवाऊँगा, जिसमें आपका क्या है ये सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा, जिससे आप इसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपको क्या है 100 में से 90 प्लस मार्क्स आपको ईजिली प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप मैसेज करके कोई भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें क्या करनी है, इस क्वेश्चन में व्याख्या करनी है किसकी, दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक महत्व की। तो ये इस क्वेश्चन में है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा दक्षिण एशिया विश्व राजनीति, सुरक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना है इसकी प्रस्तावना, जिसे कि आप इसका परिचय भी बोल सकते हैं। तो इसका परिचय क्या होगा, भू रणनीतिक विदेश नीति का वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत कोई देश अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग अपनी राष्ट्रीय सामरिक हितों के साधने के लिए करता है। जो कोई भी देश हो उसकी जो विदेश नीति होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी देश अपनी जो भौगोलिक स्थिति है, अपनी धरती है, उसका उपयोग क्या करता है, अपने देश की राष्ट्रीय और सामरिक हितों के लिए उपयोग करता है। इस संदर्भ में दक्षिण एशिया विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन चुका है। भौगोलिक रूप से बात करें तो दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से क्या है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। यह क्षेत्र है उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जो कि मेनली भारत की बात करें तो उत्तर में अगर बात करोगे इसके तो ये क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है आपका प्रशांत या हिंद महासागर है। पश्चिम में यह खनिज समृद्ध मध्य पूर्व और मध्य एशिया से जुड़ता है। जबकि पूर्व में अगर इसके पश्चिम में बात करें जहाँ गुजरात वगैरह है तो वहाँ क्या है, खनिज समृद्ध है। और जबकि पूर्व में बात करें तो पूर्व में गतिशील दक्षिण पूर्व एशिया से सीमा साझा करता है। आज वैश्विक महाशक्तियों विशेष रूप से कौन सी है, अमेरिका और चीन, इनकी बढ़ती दिलचस्पी ने इस क्षेत्र के भू रणनीतिक महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दक्षिण एशिया का भौगोलिक अस्तित्व के महत्व क्या है, भौगोलिक जो भू रणनीतिक महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जो दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति है इसे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से एक क्या चौराहा बनाती है, क्रॉस रोड बोला जाता है। तो इसके क्या क्या महत्व हैं, सबसे पहले है इसका हिंद महासागर पर नियंत्रण। तो हिंद महासागर पर नियंत्रण है तो दक्षिण एशिया के जो निचले भाग में है स्थित हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का मुख्य मार्ग है। दुनिया का लगभग 70% पेट्रोलियम उत्पाद और 50% कंटेनर कार्गो इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तो जो हमारा 70% पेट्रोलियम है और 50% जो कंटेनर, जो मतलब हमारा समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, वो यहीं से गुजरता है। तो मेजरली व्यापार क्या होगा, यहीं से होता है। श्रीलंका जो कि हबनटोटा उनका जो पोर्ट है, और मालदीव जैसे इस जैसे देश है वो समुद्री मार्ग के ठीक बीच में स्थित हैं। तो ये ऐसे मोड पर है जो इनका जो पोजीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। फिर इसके जो चौक पॉइंट्स हैं वो निकटता। तो चौक पॉइंट से निकटता कैसे है इनकी, यह क्षेत्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों जैसे कि मलक्का जलमरूद, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का आप जानते हैं क्योंकि अभी न्यूज़ में आपने कहीं भी देखा होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का जिक्र चलता रहता है। ईरान
और अमेरिका इजराइल के युद्ध में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि वर्ल्ड का यहाँ पर जो 70 से 80% क्या है गैस, और 60 और 70% से ज़्यादा यहाँ पर क्या है ऑयल की सप्लाई यहीं से होती है, जो आजकल ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण वर्ल्ड की एनर्जी चेन बिल्कुल एकदम टूट चुकी है। लोगों के पास पेट्रोलियम की प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे इस पर हो रहे हैं। तो ये ऐसे मतलब जो चेक पॉइंट्स है इनकी निकटता के कारण बेहद करीब है। इन रास्तों पर किसी भी प्रकार की भू राजनीतिक तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को ठप कर सकती है, जो कि आज के दिन की हुई है। ये आज के दिन प्रैक्टिकल भी हो गया है। जो मध्य और पूर्व एशिया का सेतु है, इसकी बात करें तो यह क्षेत्र ऊर्जा से भरपूर मध्य एशियाई देशों और औद्योगिक रूप से विकसित पूर्व एशियाई जैसे कि चीन जापान के बीच में एक प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है। तो ये हमारा मध्य और पूर्व एशिया का सेतु हो गया। फिर इसमें बात करते हैं कि जो प्रमुख भू रणनीतिक कारक और महत्व क्या है इनके, तो ये क्या है। तो इनमें प्रमुख भू रणनीतिक कारक महत्व में दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक महत्व को इन बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, इसमें महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। तो महाशक्ति की प्रतिस्पर्धा इनके बीच में कैसे देखी जा सकती है, तो इसमें दक्षिण एशिया वैश्विक महाशक्तियों की रणनीति का अखाड़ा बन चुका है। तो दक्षिण एशिया में जो चीन का प्रभाव है और उसकी BRI नीति है, तो चीन BRI और CPEC जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अपना प्रभाव लगातार इसमें बढ़ाता जा रहा है। और अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति, ये क्या है, अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तथा क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है। तो दोनों क्या है, चीन और अमेरिका दोनों अपना प्रभुत्व इसमें दिखाना चाहते हैं। तो ये हो गया। फिर इसमें परमाणु संपन्न पड़ोसियों की उपस्थिति, जो परमाणु शक्ति क्षेत्र है वो कैसे काम करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों देशों के बीच में कश्मीर विवाद भी है, सीमा विवाद भी है, और टेररिस्ट जिसे आतंकवाद जैसी समस्याएं इस क्षेत्र को बहुत ही संवेदनशील बना देती हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र दक्षिण एशिया पर बनी रहती है, क्योंकि परमाणु संपन्न पड़ोसियों की उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है। अगला है इसमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्ग। ये कैसे है, जो खाड़ी देशों से निकलने वाला अधिकांश तेल है ना, वो दक्षिण एशिया के समुद्री मार्ग से होकर पूर्वी एशिया तक पहुंचता है, जो खाड़ी देश जिसे मिडल ईस्ट भी बोलते हैं। इसलिए विश्व की ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी हद तक इस क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भरता बनाए हुए हैं, जिसे ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्ग बोलते हैं। इसका आंतरिक संपर्क और लैंडलॉक्ड देश की बात करें, तो जो आंतरिक देश है, आंतरिक संपर्क है, वो कैसे होगा, जो नेपाल और भूटान जैसे देश है वो चारों तरफ से अपनी भूमि से घिरे हुए हैं। उनकी जो आर्थिक और सामरिक निर्भरता है वो पूरी तरह से भारत और चीन पर निर्भर है। इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत और चीन निरंतर क्या है, कूटनीतिक होड़ लगी रहती है, जो दक्षिण एशिया की भू रणनीतिक को नया आयाम देती है। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र की प्रमुख सुरक्षा और भू रणनीतिक चुनौतियाँ क्या हैं इसकी। तो इसकी प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो इसमें आतंकवाद और उग्रवाद आता है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क है वो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। फिर इसमें आता है गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे। जैसे इसमें ये पारंपरिक सुरक्षा खतरे कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन आ गया, समुद्री डकैती आ गई, इसमें मानव तस्करी ऐड हो गया, और मादक पदार्थों की जो तस्करी है वो इसमें बड़े खतरे मौजूद हैं। तो ये सभी दक्षिण एशिया की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। फिर आता है इसमें क्षेत्रीय संगठनों की विफलता। तो इसमें जो भारत पाकिस्तान विवाद के कारण क्या है, जो सार्क है वो प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया, जबकि इसमें बिमस्टेक जिसे BIMSTEC बोलते हैं, क्षेत्रीय सहयोग का नया विकल्प उभर कर सामने आया। तो ये देखने को पड़ा। अगला है भारत की भूमिका और भू रणनीति की स्थिति कैसी है। तो दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका कैसी है, इस पर बात करेंगे। तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और भौगोलिक स्थिति के कारण भारत इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख रणनीतिक केंद्र बना हुआ है। तो भारत के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें कौन सी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हैं। तो इसके माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। फिर इसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। तो हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका भी आज भारत निभा रहा है। इसके साथ क्या है, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये भारत की भूमिका है भू रणनीतिक स्थिति में। तो ये क्वेश्चन है, इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष को आप खुद भी कर सकते हैं या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता पर
टिप्पणी लिखिए। ये भी हमारा क्या है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें पूछा क्या गया है। जो सुरक्षा गतिशीलता है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। तो दक्षिण एशिया की जो सुरक्षा गतिशीलता है उस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो केवल आपको इसमें सुरक्षा की समस्याएं नहीं बतानी है, बल्कि यह बताना है कि जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा है वो किन किन कारणों से प्रभावित होती है और समय के साथ इसे कैसे परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो ये आपको क्वेश्चन है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। प्रस्तावना क्या होगी इसकी। दक्षिण एशिया वैश्विक पटल पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सुरक्षा गतिशीलता बहुत ही जटिल है, बहुआयामी है, संवेदनशील है। सुरक्षा गतिशीलता से तात्पर्य उन सभी आंतरिक और बाहरी कारकों से है, प्रवृत्तियों से है, खतरों से है जिसके किसी क्षेत्र की शांति, स्थिरता, अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। दुनिया जो दक्षिण एशिया में क्या है, दुनिया के लगभग 1/4 आबादी निवास करती है। तो वर्ल्ड में 1/4 पॉपुलेशन जो दक्षिण एशिया में निवास करती है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक विवादों, जातीय संघर्षों, धार्मिक कट्टरपंथ और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के इर्द गिर्द और दक्षिण एशिया की बात करें तो हमारे जो इसमें वेस्टर्न में है पाकिस्तान है, फिर ऊपर जाके बात करें तो इसमें कौन सा अफगानिस्तान आ जाता है, फिर इधर ईस्ट की तरफ बात करें तो बांग्लादेश आता है, और भारत की बात करें तो सभी में क्या है धार्मिक कट्टरपंथी देखी जाती है, जातीय संघर्ष देखे जा सकते हैं, ऐतिहासिक विवाद हमें झेलने को पड़ते हैं जो कि भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। इन देशों में गरीबी बहुत ज़्यादा चरम पर है, इन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इस क्षेत्र की सुरक्षा गतिशीलता केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन, जल विवाद, आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्दे भी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इस क्षेत्र की जो सुरक्षा है वो गतिशीलता केवल सीमाओं की रक्षा नहीं है, वो और सारे मुद्दे भी इसमें आते हैं। अगर इसमें आपको इग्नू का 20 मार्क्स का क्वेश्चन देखना है तो इसको हम कैसे करेंगे, एक एक करके पॉइंट के हिसाब से इसको डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे, जो पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं वो हमें क्या से देखने को पड़ती हैं। जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता है उसका ये मुद्दा है जिसमें पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हमें देखने को मिलेगी, जिसमें क्या आता है भारत पाकिस्तान संघर्ष और इसमें सुरक्षा दुविधा। तो दक्षिण एशिया की जो सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, भारत है और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय तक चला रहा विवाद या संघर्ष। ये किस कारण हो रहा है, कश्मीर विवाद के कारण ये हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है कश्मीर विवाद। फिर हमारा जो इनके साथ सीमा विवाद है, फिर सीमा पर आतंकवाद है, फिर सैन्य तनाव है, ये सारे हमें इसमें मुद्दे देखने को पड़ रहे हैं। फिर इसमें परमाणु हथियारों की उपस्थिति भी है। 1998 में भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बाद दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे संवेदनशील परमाणु फ्लैश पॉइंट बन गया है। तो दोनों देशों के पास क्या हो गया, परमाणु हथियार हो गए और इनके कारण यह छोटा सा पारंपरिक युद्ध भी भयंकर विनाशकारी क्या है रूप ले सकता है, जो कि पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें परमाणु हथियारों की उपस्थिति भी है जिसके कारण युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। चीन की आक्रामक नीतियां और सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे कि LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर समय समय पर तनाव उत्पन्न होता रहता है। इसकी उदाहरण की बात करें तो जैसे कि गलवान घाटी और डोकलाम विवाद हमें देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी दक्षिण एशिया की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जो कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसको यूज़ करता है और चीन देता भी इसलिए कि वो भारत के खिलाफ यूज़ करे ताकि भारत डेवलप ना हो सके। अगला है अफगानिस्तान में अस्थिरता। तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान पुनः क्या है अस्थिर हो गया है। तो अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी हो गई और तालिबान क्या हो गया, सत्ता में आ गया। इसके बाद क्या है, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, उग्रवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता पर हमें प्रभाव देखने को मिला है। फिर इसके साथ आंतरिक और राज्य प्रायोजित सुरक्षा खतरे में आ गई है। तो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हमें देखने को मिली है जिसमें क्या है, सीमा पार आतंकवाद। तो दक्षिण एशिया की सबसे गंभीर समस्याओं पर मैं बात करूं तो इसमें जो सीमा पार आतंकवाद है वो इसमें शामिल है कि इसमें क्षेत्रीय शांति इससे प्रभावित होती है। फिर इसके साथ क्या, दोनों देशों के संबंध इसमें खराब होते हैं, विकास कार्य इससे बाधित हो जाते हैं। तो ये हमारे जो आतंकवादी संगठन है ये इसके बारे में बताया गया है। ये भारत में हमले करते हैं जिससे क्षेत्रीय शांति बार बार भंग हो जाती है। फिर जातीय और अलगाववादी संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण एशिया के अनेक देश हैं जिसमें जातीय और भाषाई संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। इसके उदाहरण पर बात करूं तो मैं पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो अलगाववादी और श्रीलंका का तमिल सिहली संघर्ष हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो उग्रवाद हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हमें आज के दिन भी मणिपुर क्या है जल रहा है, जिसका देश आज की सरकारें नई आवाज़ उठा रही, नई उसके सॉल्यूशन में लगी हैं। फिर भी क्या है, मुद्दा तो है हमारे साथ, प्रॉब्लम तो है उसकी।
गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ। तो आज के समय में ये चुनौतियाँ पारंपरिक सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। कैसे होती जा रही हैं? तो इसमें क्या क्या खतरे हमें देखने को मिलते हैं? जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, जो दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात और समुद्र स्तर में वृद्धि, विशेष रूप से मालदीव और बांग्लादेश सबसे अधिक प्रभावित है और भारत में वो इसको अछूता नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भारत में हर साल हमें बाढ़ देखने को मिलती है, कहीं हमें भूकंप देखने को मिल जाते हैं, सूखा हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर बात करूँ तो मैं मुंबई में अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 30 से 40 दिन का पानी बचा है बस। तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है अगर कोई गाड़ी धोते और ऐसे बेवजह पानी वेस्ट करता मिला गया तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन क्यों आई है? क्लाइमेट चेंज के कारण हमें देखने को मिला है। सही समय पर बारिश नहीं हो रही है, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ चुका है, जिसके कारण समुद्र में क्या है, एल नीनो आया। एल नीनो के कारण क्या है, बारिश में कमी आ गई और जो क्लाउड पैटर्न है साउथ इंडिया में वो बहुत कम देखने को मिले और नॉर्थ इंडिया में समय से पहले मानसून आ गई, समय से पहले मानसून और बारिश देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद जल विवाद है। दक्षिण एशिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो अनेक देशों से होकर गुजरती है, जिसमें जल विवाद है, जिसे इंडस वाटर टेरिटरी बोलते हैं। तो ये ट्रीटी है ना, ये आज़ादी के टाइम बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये बनाई गई उस टाइम क्या है, भारत को इसका 20% हिस्सा मिला था और 80% हिस्सा भारत को मिला था, जिसमें आज के दिन क्या है, भारतीय सरकार ने मना कर दिया है। क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने क्लियर मना कर दिया है कि वो उस टाइम की कंडीशन के समय हिसाब था। आज के दिन परिस्थितियाँ बदल चुकी है। आप इसका फ़ायदा उठाकर आतंकवाद और इलीगल चीज़ों में पैसा यूज़ कर रहे हो, पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि हम नहीं देंगे। पानी हमारे देश से उगर जाता है, हम इसके उत्पादक करता है, हमारे देश से होकर निकलता है, तो हमारे इसके कंट्रोल पर हम डिसीजन लेंगे, ना कि कोई और देश। हमारे देश का पानी हम डिसीजन लेंगे। अगर आपको पानी चाहिए तो आप अपनी परिस्थितियाँ सुधारिए और आतंकवाद के खिलाफ रोक लगाइए, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे तो पानी पर कोई एक्शन नहीं होगा, वरना इसका रूट चेंज करके इंडिया में कर दिया जाएगा, जिसका हम क्या करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे। और जो इंडस वाटर टेरिटरी है ना, इसका पाकिस्तान 93% पानी उपयोग करता है टोटल। अगर ये 93% हटा दे तो पाकिस्तान के पास केवल इसके अलावा 7% पानी है जिसका उपयोग करता है। तो ये है। इसके अलावा क्या है, तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी का विवाद बना हुआ है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध है, वो एक मुद्दा बना हुआ है। तो चीन ने क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना लिया है, जो भविष्य में क्या है, जल युद्ध की आहट हमें दिख रही है। फिर हमें आर्थिक सुरक्षा और अस्थिरता देखने को मिल रही है। जो हाल ही के वर्षों में श्रीलंका और पाकिस्तान के जो आर्थिक संकट से गुजरे हैं ना, वो आर्थिक संकट के कारण क्या थे, इनकी राजनीतिक अस्थिरता या पतन बोल सकते हो, सामाजिक इनकी अशांति है, बेरोजगारी है, सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, इनके कारण ये उत्पन्न हुई है। फिर शरणार्थी संकट, जनसंख्या के ही बदलाव हमें देखने को मिले हैं। जो दक्षिण एशिया में जो रोहिंग्या और अफगान शरणार्थियों का मुद्दा है वो सुरक्षा के लिए बहुत ही चुनौती बना हुए हैं। तो इसमें पलायन और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रहा है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है और सीमा सुरक्षा प्रभावित होती जा रही है। फिर इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, बाहरी महाशक्तियों का हस्तक्षेप हमें देखने को मिल रहा है, इसकी भूमिका है। तो इसमें कौन कौन सी भूमिका है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और BRI नीति। तो ये क्या है, तो चीन की BRI है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, ये कौन सी नीति है। इस नीति के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, जिसमें क्या क्या रहा है, ग्वादर का जो बंदरगाह है और इसके अलावा हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, जो हबन टोटा बंदरगाह है और विभिन्न आधारभूत योजनाएं हैं वो इसमें शामिल है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो इसमें देख रहा है ना, बेल्ट एंड रोड BRI इनिशिएटिव है कि ये जो सभी बॉर्डर पर सभी देशों को कनेक्ट करने के लिए रोड बना रहा है, भारतीय सीमा पर रोड बना रहा है। इसके अलावा क्या है, श्रीलंका का हबन टोटा उन्होंने पोर्ट हथियार लिया है 100 साल के लिए, उनको कर्जवान बनाकर। पाकिस्तान के गद्दावर बंदरगाह को ऐसे ही इन्होंने ले लिया है क्योंकि उनको डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसका यूज़ कर रहे हैं। पहले उनको कर्जा देते हैं, फिर उन पर उनके जो एसेट्स हैं उनको हथियार लेते हैं। फिर अमेरिका और क्वाड की उपस्थिति होना, तो ये क्या है, अमेरिका और क्वाड जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बोलते हैं के माध्यम से चीन प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, कि चीन और अमेरिका का संतुलन बना रहे। इसका उद्देश्य है कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का गठन किया है जो कि स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। लेकिन ये थोड़ा बैलेंस तो बना रहा है लेकिन काम नहीं है, क्योंकि अमेरिका उसी तरफ झुकता है जिस तरफ इसको चाहे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फायदा दिखता हो। जहाँ पैसा दिखा वहाँ अमेरिका झुक जाएगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये कि हाल में हमने क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में इसकी कंडीशन को देख लिया था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया, लगभग सारे देश क्या है पाकिस्तान के सपोर्ट में चले गए थे।
तो इसका कोई खास मुद्दा नहीं है। अपने देश वो ये कि युद्ध लड़ो तो अपनी बाजुओं के दम पर, दूसरों के दम पे तो बस ऐसे ही है, टाइम पास ही होगा और कुछ नहीं है। क्षेत्रीय सहयोग तंत्र की विफलता हमें देखने को मिली है। तो क्षेत्रीय सहयोग की क्या क्या हमें चुनौतियां देखने को मिलेगी, इस चुनौतियों में देखते हैं। तो सार्क की जो पतन है या निष्क्रियता, जो भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण है, सार्क का प्रभावी रूप से भूमिका नहीं निभा पाया है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें यूरोपीय संघ या एशियान, इसके विपरीत दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण बहुत कम है। जो इनका अंतर क्षेत्रीय व्यापार वो 5% है, जो इनकी आत्मनिर्भरता को कम करता है। वह संघर्ष की संभावना अधिक हो जाती है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। जो हमने आंसर दिया है उसके हिसाब से इसका आप आंसर डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए, इसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या चीज़ 2 पार्टों में पूछा गया है। पहले हमें मानव विकास के बारे में जानना होगा कि मानव विकास क्या है, फिर इसको परिभाषित करने के बाद जो इसके ऊपर चुनौतियां हैं उसका विवरण करना है। तो 2 बातें पूछी गई हैं, पहले मानव विकास की परिभाषा, दूसरा मानव विकास के मार्ग में आने वाली जो चुनौती हैं उसकी चर्चा करनी है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारा, देखते हैं। पारंपरिक रूप से किसी भी देश के विकास को केवल उसकी आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर मापा जाता था। तो शुरुआत में क्या है, पारंपरिक तरीके से उसकी आर्थिक स्थिति देखते थे, उसकी जीडीपी देखते थे और उसकी एक व्यक्ति की इनकम कितनी है पर आय पर एवरेज वो देखते थे। लेकिन 1990 के दशक में अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि केवल धन का संचय ही विकास की सही परिभाषा नहीं है। असली विकास तब तक नहीं हो सकता जबकि आम इंसान का जीवन के स्तर में सुधार ना हो। तो इसलिए क्या किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखना जरूरी समझा गया था। तो इसी को लेकर क्या है, इसकी एक डेफिनेशन दी गई थी। तो इसी विचार से मानव विकास की अवधारणा का जन्म हो गया था। तो मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, लोगों के विकल्प, क्षमताओं तथा जीवन की गुणवत्ता का विस्तार किया जाता है ताकि वे स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और सम्मान जीवन जी सकें। ये इनकी डेफिनेशन है। तो इनके अनुसार इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। तो मानव विकास की ये परिभाषा है जिसको आप दे सकते हैं। फिर इसके हिसाब से क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि क्या होगा। फिर इसमें महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास कौन सी प्रक्रिया है, मानव विकास वास्तविक उद्देश्य जीवन में सुधार लाना और उनके सामने अवसरों का दायरा बढ़ाना है। अमर्त्य सेन ने इस समता दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अनुसार विकास का अर्थ क्या है, मनुष्य की क्षमताओं, इनकी क्षमता कौन सी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विस्तार करना ताकि वे अपनी पसंद का जीवन जी सकें। तो मानव विकास के प्रमुख 3 स्तंभ बताए गए हैं। तो मानव विकास के 3 स्तंभ है जिसे कोर पिलर बोला जाता है। तो इनके 3 पिलर कौन कौन से हैं, पहला है इनका स्वास्थ्य, दूसरा कौन सा है शिक्षा और तीसरा कौन सा है इनका जीवन स्तर। तो पहला पिलर की बात करें दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की, तो स्वस्थ और दीर्घ आयु जीवन मानव विकास का पहला आधार है। दूसरा ज्ञान और शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और क्षमता का विकास करता है। सभ्य जीवन स्तर की बात करें तो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय आवश्यक है। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा जा सकता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप देख सकते हैं। फिर अगला है मानव विकास के मार्ग में क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें अत्यधिक असमानता, तो मानव विकास की सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक असमानता है। मुख्य रूप से क्या है, इसमें आय में असमानता होना, लैंगिक असमानता, शिक्षा में असमानता, अवसरों की असमानता। यदि विकास का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो मानव विकास क्या है, प्रभावित रहेगा। फिर इसमें क्या आ जाता है, गरीबी और कुपोषण। इसका एक चीज़ बताना भूल गया मैं, अत्यधिक असमानता में अगर जीडीपी बढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ जाता ना तो बात ही कुछ अलग थी, लेकिन जीडीपी बढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बढ़ता है। विकास का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसकी बात अगर आज इंडिया में देखें तो 5% पॉपुलेशन के पास इंडिया की 95% जीडीपी है और 95% लोगों के पास 5% जीडीपी है। अंतर समझ सकते हो, मतलब 95% लोग क्या है, गरीब है। टोटल 5 जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनके पास 95% जीडीपी है, उसमें से भी 1% लोगों के पास क्या है 90% प्लस जीडीपी इसमें आती है, जिसमें अडानी और अंबानी दोनों इसमें हिस्सा करते हैं। तो क्या एक मोनोपोली हो चुकी है, देश की जो मेन जीडीपी है वो दो व्यक्तियों के हाथों में। तो इससे बोल सकते हैं कि हम जीडीपी बढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बढ़ता, आम आदमी के जीवन आज भी इतना वो वाले बोलते हैं ना कुत्ते वाली ज़िंदगी बनी हुई है, ना उनके पास खाने के लिए ना उनके पास रहने के लिए है। अगर बात करें गरीबी और कुपोषण की तो आज भी करोड़ों लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो ये तो सरकारी डाटा बोल रहा है कि आज के दिन प्रधानमंत्री भी हमारा बोल रहा है कि 80 करोड़ लोग हैं ना, उनको हम
फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं इसलिए तो दे रहे हैं, वरना क्यों देते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा कुपोषण बढ़ रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास रुक जा रहा है, शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, कमजोर मानव पूंजी हो रही है, इन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और गरीबी के कारण क्या हो रहा है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छा हेल्थ नहीं मिल पा रहा। फिर इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो रहा है। तो इसमें क्या है, शिक्षा की चुनौती, जो शिक्षा की समस्याएं हैं वो केवल क्या है, इसमें साक्षर होना ही नहीं बोलता है। आज के लिए आवश्यक क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, डिजिटल कौशल होना चाहिए और रोजगार उन्मुख शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज की सरकार इसके खिलाफ उल्टा कर रही है। सरकार क्या कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, क्या है, इसको सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के मामले में। तो उनको स्कूल दिया है, अच्छे टीचर, अच्छे क्लासरूम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको अच्छी हेल्प दी जाए। मिड डे मील में मेंढक चूहे मरे हुए मिल रहे हैं, बच्चे खाना खा के बीमार हो रहे हैं, क्लासरूम में टीचर नहीं है, टीचर है तो सिस्टम नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बुक्स नहीं है, तो कोई चीज़ जो शिक्षा की चुनौती मेनली इसमें बनी हुई है। अगर स्वास्थ्य की चुनौती की बात करें तो कई देशों में आज भी लोग क्या कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल इनमें उपलब्ध नहीं है। जो कि आज के दिन अगर आप सरकारी अस्पताल में चले जाओगे तो आपका बीमारी से मरना तय है कि नहीं है, सरकारी अस्पताल में जाने से पक्की आपकी मौत तय हो जाएगी। तो इसलिए महंगा इलाज लोगों को क्या है, दोबारा गरीबी की ओर धकेल रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण शरण हमें देखने को मिलता है। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो सूखा, बाढ़, चक्रवात, तापमान में वृद्धि और खाद्य संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गरीब और किसान पर पड़ रहा है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, अब दिल्ली में जो एनसीआर एरिया है इसमें आपको प्रदूषण देखने को मिला, तो इतना इंडेक्स बढ़ गया था कि इतनी हमारी वायु की क्वालिटी गिर गई थी, जिससे लोगों को क्या है, गले में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों की बीमारियां शुरू होना हो गई थी। तो इसके लिए सरकार का क्या रिप्लाई था, एयर प्योरीफायर खरीद लो। पानी की कंडीशन इतनी ख़राब है कि एनसीआर एरिया में फ्लोराइड इतना बढ़ चुका है, पानी इतना गंदा है। अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो गंदगी वाला पानी आ रहा है, तो उसके लिए क्या है, आप क्या खरीद लो, आरओ खरीद लो। तो हर चीज़ के लिए सुविधा खरीदेंगे तो हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं, सरकार का काम क्या है, हमारे को ये बताना कि हम आरओ खरीद लें, एयर प्योरीफायर खरीद लें। तो जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। बेरोजगारी और अनौपचारिक श्रम हमें देखने को मिलता है। तो रोजगार के अवसरों की कमी होना और मानव विकास को प्रभावित करती है, जो कि युवा की बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र में रोजगार और कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर हमें राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और खराब शासन देखने को मिलता है। तो यदि शासन व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी तो विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भ्रष्टाचार के कारण जो संसाधनों का दुरुपयोग होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च कम होगा, गरीबी में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमें इस चीज़ में देखने को मिलेगी। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो देश में आज ये सबसे टॉप चरम सीमा पर चल रहा है। आप कहीं भी नहीं, धार्मिक स्थल राम मंदिर में मिला है, शिक्षा घोटाला आपने देख लिया, वो नीट का एग्जाम लीक हुआ था, इसमें लोगों ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए थे। तो हर चीज़ में इतने, हर पेपर, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो बिना लीक के चल रहा हो। अगर एजुकेशन की बात, हेल्थ की बात करें तो दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों की बाहर बिक रही हैं, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं। अगर आप किसी चंदे की बात करो तो सरकार चंदा खा रही है, मंदिरों में लोग लूट के खा रहे हैं, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। तो सबसे खराब शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार की बात करूँ तो वो हमें देखने को मिल रहा है। मानव विकास को बढ़ावा देने के उपाय क्या क्या किए जाने चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, या फिर इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में क्या करोगे आप, शिक्षा, रोजगार, समान अवसर और समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, सरकार को क्या है, अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर, प्राथमिक शिक्षा पर और कौशल विकास पर खर्च करना चाहिए। ताकि अगर आप आज R&D पर खर्च करोगे तो कल देश के युवा आपको उसका रिटर्न करके देंगे। अगर आप उनको एक अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छा स्वास्थ्य दोगे, अच्छा कौशल विकास देंगे, तो जनता देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, वो आगे जाकर देश की डेवलपमेंट होगी। अगला है इसमें सामाजिक सुरक्षा नेट। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं वो क्या करती है, गरीब, वृद्ध और कमजोर वर्गों के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा हो गया, पेंशन हो गया, रोजगार की गारंटी हुई, खाद्य सुरक्षा होगी, तो ये सामाजिक सुरक्षा इन्हें प्रदान कर सकते हैं। फिर इसके साथ क्या है, सतत विकास कर सकते हैं। ऐसा विकास होना चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए वर्तमान और भविष्य दोनों की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उसे बोलते हैं सतत विकास। तो इसको किया जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो जो पार्ट दिए गए हैं उन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। इसका ए पार्ट है पार राष्ट्रीय संगठित अपराध, जिसे ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं। इसका आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझना है कि पूछा क्या गया है।
तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। संक्षिप्त टिप्पणी किस चीज़ की करनी है आपको, पार राष्ट्रीय संगठित अपराध की। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, बल्कि आपको इसकी परिभाषा, इसकी प्रमुख विशेषता, प्रमुख रूप और प्रभाव, निष्कर्ष क्या रहेंगे वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और संचार माध्यमों के तीव्र विकास ने जहां एक और वैध व्यापार को सुगम बनाया है, वहीं दूसरी ओर अपराध के स्वरूप को भी वैश्विक स्तर पर बदल दिया है। इसी का परिणाम है कि पार राष्ट्रीय संगठित अपराध, जिसे ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं, TOC, जब किसी अपराध की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन एक दूसरे से अधिक देशों की सीमाओं पर पार होता है, तो उसे एक संरचित आपराधिक समूह द्वारा आर्थिक लाभ, शक्ति प्राप्त करने के लिए अंजाम दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पार राष्ट्रीय संगठित अपराध कहते हैं। तो ये हमारे इसकी क्या है, परिभाषा हो गई। तो पार राष्ट्रीय संगठित अपराध वह अपराध है जिसकी योजना, संचालन और प्रभाव एक से अधिक देशों में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तथा जिसे संगठित आपराधिक समूहों द्वारा अंजाम दिया जाता है, उसे बोलते हैं पार राष्ट्रीय संगठित अपराध बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। अपराधी समूह कई देशों में सक्रिय रहते हैं। पदानुक्रमित संरचना, तो इनकी क्या होती है, संगठित संरचना होती है। इसमें स्पष्ट नेतृत्व होता है, सदस्य होते हैं और कार्य विभाजन हमें देखा जा सकता है। इसमें हिंसा, भ्रष्टाचार का उपयोग किया जाता है। अपने हितों की रक्षा के लिए हिंसा, रिश्वत या धमकी का प्रयोग करते हैं। वैध और अवैध व्यापार का इसमें मिश्रण देखा जा सकता है। अवैध धन को वैध व्यवसायों के माध्यम से छिपाया जाता है। फिर पार राष्ट्रीय संगठित अपराध के प्रमुख रूप को देखेंगे कि इसके प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहले मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, अवैध हथियारों का व्यापार करते हैं, धन शोधन करते हैं और साइबर अपराध करते हैं। तो ये इनके प्रमुख प्रकार हैं। अब इनकी चुनौतियां देखेंगे और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। राष्ट्रीय संप्रभुता को ये चुनौती देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। आतंकवाद के साथ साठगांठ रखते हैं, आतंकवाद को वित्तीय सहायता भी देते हैं और आर्थिक नुकसान करते हैं। इसके साथ क्या करते हैं, भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाती है और कानून व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। फिर इसका क्या निष्कर्ष है और क्या समाधान हो सकते हैं, तो इसको देखते हैं। इसको पढ़ भी लीजिए एक बार, आपको आइडिया मिल जाएगा इसका कैसे आंसर देना है। पार राष्ट्रीय संगठित अपराध किसी एक देश की सीमा या कानून से नहीं बंधा है, इसलिए इसका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। इसके लिए इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNODC, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स जैसी संस्थाओं को मजबूत करना होगा। विभिन्न देशों के बीच में खुफिया जानकारी साझा करना, प्रत्यर्पण संधियों को सरल बनाना और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए FATF, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे कड़े नियमों को कड़ाई से लागू करना अनिवार्य करना होगा। अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं इसका वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण है क्या, सबसे पहले इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इसकी परिभाषा के साथ क्या देखने हैं, इसके क्या आयाम होंगे, क्या लाभ होगी, क्या हानियाँ होंगी और क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, वैश्वीकरण वर्तमान सदी की सबसे प्रभावशाली व्यापक अवधारणाओं में से एक है। अगर सरल शब्दों में इसे बात करें तो वैश्वीकरण दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर बढ़ते जुड़ाव, आत्मनिर्भरता और एकीकरण की प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा क्या दोगे इसमें, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, विचारों तथा संस्कृति का मुक्त आदान प्रदान होता है और पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में विकसित होती है। इसे बोलते हैं वैश्वीकरण। तो अब बात करते हैं वैश्वीकरण के क्या आयाम होंगे। सबसे पहले आयाम हमें क्या देखने को मिलता है, आर्थिक वैश्वीकरण, जिसमें हमें मुक्त व्यापार देखने को मिलता है। मुक्त व्यापार, फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखने को मिलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखने को मिलती हैं। तो यह वैश्वीकरण का सबसे दृश्यमान और मजबूत स्वरूप है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, सैमसंग, टाटा जैसी कंपनियां, जो एक देश में मुख्यालय रखती हैं परंतु उसका उत्पादन और बाजार पूरी दुनिया में होता है। इसके साथ हमें मुक्त व्यापार देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखने को मिलता है, जिसे FDI बोलते हैं। फिर दूसरा इसमें आयाम है वो है हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण। तो राजनीतिक वैश्वीकरण में क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनका महत्व देखने को मिलता है, जैसे कि UN, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्था जो कि लोन वगैरह देती है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया था। वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति, तो वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति भी बनती है राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण।
तो ये देखने को मिलता है हमें राजनीतिक वैश्वीकरण में। फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण देखने को मिलता है। इसके क्या आयाम है? संस्कृति का हमें आदान प्रदान देखने को मिलता है, वैश्विक जीवन शैली होती है, सांस्कृतिक मिश्रण देखने को मिलता है। तो इसमें सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक संकरण और ये प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सांस्कृतिक आयाम में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, वैश्विक जीवन शैली होती है, सांस्कृतिक मिश्रण होता है। अब वैश्वीकरण की क्या प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव। तो इसके लाभ हो गए। तो इसके क्या लाभ हैं? इससे आर्थिक विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके कारण क्या है? उपभोक्ताओं को लाभ होगा, नई तकनीकों का प्रसार, नई तकनीकें आएंगी, उपभोक्ताओं को क्या है? बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिलेंगी इसके थ्रू। फिर क्या होगा? ज्ञान और विज्ञान का प्रसार होगा, नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, एजुकेशन का ट्रांसफर होगा और वैश्विक सहयोग में हमारी वृद्धि होगी। ये हमारे इसके लाभ होंगे कुछ कारक। इसके अलग अलग पॉइंटों में इसको लिख सकते हो। वैश्वीकरण की चुनौतियों और नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करें तो इसके सामने क्या चुनौतियां हैं? बढ़ती आर्थिक असमानता। तो इसमें क्या है? जो अमीर देश है वो और अमीर हो रहे हैं, और छोटे देश हैं जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है उनके बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। स्थानीय उद्योगों का पतन होता जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय हो गया है। सांस्कृतिक पहचान का संकट बन गया है। सांस्कृतिक पहचान पर संकट है। जो पश्चिमी संस्कृति है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसके कारण क्या है? स्थानीय भाषाएं, लोक कलाएं और पारंपरिक मूल्य धीरे धीरे कम हो रहे हैं। संप्रभुता का होश हो रहा है। तो राष्ट्रीय संप्रभुता पर बहुत ज़्यादा दबाव है। आलोचकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो संस्थाएं जैसे कि IMF है, ये दबाव में आकर क्या है? गरीब देशों को अपनी जन कल्याणकारी नीतियाँ जैसे कि सब्सिडी में कटौती बदलनी पड़ती है। जैसे कि IMF ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत सारे देशों के दबाव के कारण क्या है? पाकिस्तान को लोन अप्रूव कर दिया, लेकिन उसको पता है कि ये इस पैसे का गलत उपयोग करेगा। ये इसका निष्कर्ष देखेंगे। क्या निष्कर्ष निकला? जैसे हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसी हिसाब से इसका क्या देना होगा? आपको निष्कर्ष देना होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विकास की बदलती प्रवृत्तियों और दक्षिण एशिया में पर्यावरण पर उनके प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो इसमें आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले विकास की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में इसको समझना है। फिर जो ये बदलती प्रवृत्तियाँ हैं वो दक्षिण एशिया की जो पर्यावरण है इस पर क्या प्रभाव डालती है, ये हमें देखना है। सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में विकास की परिभाषा और उसकी प्रवृत्तियां हैं उसमें अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद वहीं क्या हुआ है? जो आज़ादी हुई है इसके बाद क्या हुआ है? दक्षिण एशिया जिसमें बहुत सारे देश हैं जो आज़ाद हुए थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये जैसे देश शामिल हैं। ये देशों की जो मुख्य ध्यान है वो तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और गरीबी उन्मूलन पर इनका ध्यान केंद्रित था। शुरुआती दौर में क्या हुआ? विकास का अर्थ केवल क्या था? सकल घरेलू उत्पाद जिसे GDP बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? शुरुआत में उद्योगों को और बुनियादी ढांचों को निर्माण को माना जाता था, लेकिन बाद में अब आज के वर्तमान दौर में क्या है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण, उपभोक्तावादी और संस्कृति के विकास ने प्रवृत्ति को पूरी तरह बदल दिया है। आज विकास की क्या है? अंधी दौड़ में अपने साथ पर्यावरण के विनाश को एक गंभीर संकट में लेकर आई है। सभी देश डेवलप्ड कंट्री होने के चक्कर में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण हमें पर्यावरण में बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। दक्षिण एशिया वर्तमान में दुनिया के उन क्षेत्रों में से है जिसमें विकास की बदलती प्रवृत्तियों के कारण सबसे अधिक पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय संकट है वो दक्षिण एशिया में देखे जा सकते हैं। तो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका डिफरेंस आज के दिन हम बारिश में जो पैटर्न चेंज हुआ है, गर्मी में जो पैटर्न चेंज हुआ है, वर्ल्ड की 100 सबसे गर्म शहरों में इंडिया के कितने थे? 98 शहर। वर्ल्ड के सबसे टॉप 50 सिटियों में हमारे कितने? 32 सिटी सबसे पॉल्यूटेड सिटी हमारी थी। अब जो सूखाग्रसित है उसमें भी वर्ल्ड में हम टॉप पर आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा तो भारत को ही इसका सामना करना पड़ रहा है। जो विकास की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो कैसे इसकी प्रवृत्तियाँ बदल रही हैं? कृषि से सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की ओर स्थानांतरण हो रहा है। इसमें कैसे हो रहा है? जो पहले दक्षिण एशिया में अधिकांश देश थे ना, वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब क्या है? उद्योग और सेवा के क्षेत्र में तेजी से बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। इसके कारण बड़े उद्योग स्थापित हो गए, IT सेक्टर का विस्तार हुआ है और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो इससे कृषि सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरण देखने को मिला है। तीव्र शहरीकरण देखने को मिला है। रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लोग क्या कर रहे हैं? गाँव से शहरों की ओर तेजी से पलायन कर रहे हैं। इसके कारण महानगरों का विस्तार हुआ है, नई कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है जो तेजी से बढ़ा है। बुनियादी ढांचे का भारी विस्तार हमें देखने को मिला है।
जो आधारभूत संरचना है इसका विस्तार हुआ है। विकास के लिए जो बड़े स्तर पर एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़े बांध हमें इसका निर्माण किया गया है। उपभोक्तावाद और ऊर्जा की बहुत मांग ज़्यादा बढ़ी है। आज के लोग क्या कर रहे हैं, आय और जीवन शैली में बदलाव के कारण क्या कर रहे हैं, वाहन, एयर कंडीशनर, एसी का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ़ोन ये वगैरह बहुत सारे लैपटॉप वगैरह ला रहे हैं। बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ रही है। इससे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की मांग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये क्या है हमारे इसमें विकास की बदलती प्रवृत्तियों को हमने देखा इसमें। फिर अब इसमें क्या देखेंगे, दक्षिण एशिया में पर्यावरण पर इन प्रवृत्तियों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके कारण हमें सबसे ज़्यादा क्या है, वायु प्रदूषण और धुंध देखने को मिली है। तो इसके कारण समोग क्या होती है, फोग प्लस स्मोक, धुआं, इसका मिश्रण होता है उसे बोलते हैं स्मोक। फिर जो श्वसन रोग है, सांस के रोग हैं, अस्थमा है, फेफड़ों की बीमारियाँ, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा झेली है एनसीआर ने लगातार 2 महीने तक। यहाँ का क्या है, वायु का स्तर इतना गिर गया था कि लोगों को गले में थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होने लग गए थे। इतना इंडेक्स था कि आप अगर बाहर रह जाओगे, इतनी धूल मिट्टी और धुआं के कण वगैरह, इतने टॉक्सिक कण थे जो एयर पोल्यूशन का कारण बन रहे थे। सरकार ने इसके लिए कोई फैक्टर चेंज नहीं किया। तो क्या है, सरकार उस टाइम इरिस्पॉन्सिबल बन जाती है, कोई रिप्लाई नहीं देती है। फिर बाद में नेचुरल अपने आप ये ठीक हुआ था। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। फिर जल संकट और नदियों का प्रदूषण देखने को मिला। उद्योगों और शहरों का जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट हम नदियों में छोड़ रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्री उसमें देखा जा सकता है, जो वो अपना वेस्ट होते हैं फैक्ट्री वगैरह का, शहर का, वो क्या है डायरेक्ट नदियों में छोड़ते हैं, या तो उसको प्रोसेस करके छोड़ते हैं या नदियों में छोड़ते नहीं। लेकिन इंडिया में या फिर दक्षिण एशिया में कैसे है, इसके जो उद्योगों के क्या है, जो हमारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, बूढ़ी गंगा है जैसी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। औद्योगिक के अपशिष्ट है वो इसमें डायरेक्ट बहाए जा रहे हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हमारे केवल इंडिया का भूजल इतना प्रयोग हो रहा है जितना चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर नहीं कर रहे हैं। कितना, चाइना और अमेरिका दोनों नहीं कर रहे, इतना जल्दी दोहन कर रहे हैं। नीति आयोग ने हमें डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया है कि अगले 10 साल में पानी का क्राइसिस हो जाएगा, भूजल खत्म हो जाएगा। हमारे बड़े बड़े शहर है, चेन्नई, बेंगलोर, इस तरह के शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूमि का जल स्तर इतना नीचे चल गया है जो कि खतरे के लेवल से पार हो चुका है। तो इसके साथ ये बहुत ज़्यादा संकट पैदा कर रहे हैं। फिर वनों की कटाई और जैव विविधता का होश हो रहा है। जो सड़क है, बांध खनन है, उद्योगों के विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। इसके कारण क्या है, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है, मानव वन्य जीवन संघर्ष कर रहा है। तो जंगलों की कटाई आप देख सकते हैं, हसदेव जंगल है, बहुत सारे जंगल हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल को या फैक्ट्रियाइजेशन को इस प्रकार के फायदे पहुंचाने के लिए वनों की लगातार कटाई कर रही है। इसके कारण क्या है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैव विविधता है, उसका नुकसान हो रहा है। साथ में क्या है, हमारे जंगलों का रेशा बहुत कम होता जा रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा कम करना होगा। अभी क्या है, पोर्ट ब्लेयर में ये अभियान चल रहा है कि पोर्ट ब्लेयर में जितने जंगल वगैरह है, हमारी इतनी स्पीशीज़ वगैरह रहती हैं, उनमें उसको नष्ट करने की बात की जा रही है। उसमें की जगह बंदरगाह बना रहे हैं, पोर्ट बनाने की बात हो रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, इसका अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रख के हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं। अगला है, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट है और ग्लेशियरों का पिघलना जारी है। तो इसमें कारण क्या है, जो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अपने आप ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके कारण क्या है, हमें भूस्खलन, बारिश आ गई, भूस्खलन हो गया, धरती या जो अर्थक्वेक आ गया उसके कारण भूस्खलन हो गया। हमें क्या है, फ्लड देखने को मिल रही है, एकदम बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर एकदम तेज़ी से पिघल रही है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये चीज़ें जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, भविष्य में इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुकी हैं। शहरी ठोस कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण पर ये कैसे हैं, जो बढ़ते शहरीकरण और उपभोक्तावाद के कारण क्या है, प्लास्टिक कचरा, ई वेस्ट और ठोस अपशिष्ट लगातार बढ़ रहे हैं। फिर इसके साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता देखने को मिलेगी। दक्षिण एशिया आज जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। जैसे कि मैंने बताया था, टॉप वर्ल्ड के 100 शहरों में 98 भारत के थे। तो इसका मुख्य प्रभाव क्या है, समुद्र जो स्तर है उसमें वृद्धि हो गई है। जो तटीय संकट वो जैसे चक्रवात वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके साथ ही क्या है, बाढ़, सूखा, अनियमित वर्षा हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारे कुछ नुकसान थे। अब क्या करते हैं, सतत विकास की आवश्यकता है और क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसके क्या समाधान है, ये समाधान बता रहा है। तो इन समस्याओं को बचने के लिए हमें सतत विकास को अपनाना होगा। इसके मुख्य उपाय क्या हैं, इसके मुख्य उपाय में बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन को हमें बढ़ावा देना होगा। हरित अवसंरचना को अपनाना होगा, जो सड़कों, भवनों और शहरों का विकास पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से किया जाना होगा।
कचरे का प्रबंधन करना होगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था या जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। तो इसमें कचरा प्रबंधन कैसे करेंगे, रिसाइकलिंग, रीयूज और सर्कुलर इकोनॉमी अपनाकर इसका कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके साथ क्या है, क्षेत्रीय सहयोग की कमी है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दक्षिण एशिया के देशों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करना होगा। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। इसका निष्कर्ष आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में राजनीतिक संरचनाओं प्रक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में बताना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहले श्रीलंका की राजनीतिक संरचना, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या है, श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया, दूसरा ये हमारा क्वेश्चन है। तो इन 2 चीज़ों को समझना है। संरचना का अर्थ क्या है, संविधान, राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका। वहीं प्रक्रिया के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, चुनाव, राजनीतिक दल, जातीय राजनीति, जन आंदोलन, गठबंधन जैसी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले देखना है इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में श्रीलंका क्या है, दक्षिण एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीपीय लोकतांत्रिक देश है। तो ये क्या है, द्वीपीय लोकतांत्रिक देश है जो कि 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता के बाद से ही श्रीलंका का राजनीतिक इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव भरा और जटिल रहा है। दक्षिण एशिया के बहुत सारे अन्य देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके विपरीत श्रीलंका ने स्वतंत्रता के बाद अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरंतर बनाए रखा है। यहाँ कभी भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक स्थिति सही बनी रही है। तो हालांकि क्या है, श्रीलंका की राजनीतिक संरचना और प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ बहुजातीय समाज, सिंहली राष्ट्रवाद, तमिल अल्पसंख्यक संकट, गृह युद्ध के इतिहास, हालिया आर्थिक, राजनीतिक और उथल पुथल को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जिसका इंट्रोडक्शन है। इसमें एक बार उथल पुथल देखने को मिली थी, चाइना की जो ये किसमें जाल में फंस गए थे, ट्रैप में, जिसके कारण इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन था, वो इन्होंने लोगों ने बहुत ही उपद्रव मचा दिया था, आंतरिक कलह हो गए थे इनके देश में, उनके साथ झेलना पड़ा था। अब श्रीलंका की राजनीतिक संरचना को समझते हैं कि श्रीलंका की राजनीतिक संरचना है कैसी। तो श्रीलंका की राजनीतिक संरचना को समझने के लिए हमें समझना होगा इसकी कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली को। तो इसकी कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में 1978 के संविधान द्वारा श्रीलंका में वेस्टमिंस्टर जो कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को बदलकर क्या है, फ्रांसीसी मॉडल पर आधारित अति कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। नोट करते जाना जो पॉइंट बताऊं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट इसका रखना, राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यपालिका का संबंधी शक्तियाँ होती हैं। फिर इसका फोर्थ आ जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। तो ये आपका क्या है, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली है श्रीलंका में। फिर इसकी संसद की बात करेंगे कि इसकी संसद कैसी है। तो इसमें विधायिका है वो एक सदनीय संसद है। तो श्रीलंका में एक सदनीय संसद है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें 225 सदस्य हैं जिसका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये अपनाते हैं। तो इनकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से ये होता है। इस प्रकार से छोटे दलों और अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व इसमें मिलता है। फिर श्रीलंका की न्यायपालिका की बात करें तो श्रीलंका में स्वतंत्र न्यायपालिका की संरचना की व्यवस्था है। इसमें मुख्य संस्थाएं क्या है, इसका सर्वोच्च न्यायालय आता है। फिर इसमें अपीलीय न्यायालय आता है, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसमें अपीलीय न्यायालय आता है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें उच्च न्यायालय सबसे निचले स्तर पर आता है। तो सबसे सर्वोच्च कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर अपीलीय न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय इसमें आता है। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। फिर इसमें एकात्मक राज्य बनाम सत्ता विकेंद्रीकरण आता है। तो ये क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसमें जो 13वां संविधान संशोधन है वो सन 1987 में भारत श्रीलंका के जो समझौते के बाद 13वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो प्रांतीय परिषदें हैं, उनकी प्रांतीय संसदें हैं, उनका समझौता, उनकी स्थापना की गई थी ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो इसको याद रखिएगा, 13वां संविधान संशोधन भारत और श्रीलंका के समझौते के बाद हुआ था। तो जिसमें देश को 9 प्रांतों में विभाजित किया गया, प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। ये याद रखने योग्य है। अब इसकी सेकंड क्वेश्चन जो है पूछा था इसने, क्या श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, इसकी जातीय ध्रुवीकरण, सिंहली तमिल संघर्ष को समझना होगा। जो श्रीलंका की राजनीति है सबसे महत्वपूर्ण आधार है इसका जातीय संरचना।
तो इसको जातीय संरचना को समझने के लिए क्या है, देश की लगभग 74% आबादी है वो सिंहली है, जिसमें मुख्यतः बौद्ध आते हैं। लगभग 12% आबादी क्या है, तमिल है, जो कि मुख्यतः इसमें हिंदू आते हैं। तो इसमें क्या है, जो बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक इसमें आते हैं सिंहली, और तमिल की बात करें तो जो अल्पसंख्यक की बात करें तो इसमें आते हैं सिंहली। तो इसमें जो बहुसंख्यकवाद है वो हमें देखने को मिला 1956 में सिंहला ओनली एक्ट के बाद। क्या हुआ, सिंहला ओनली एक्ट के बाद तमिल समुदाय असंतोष बढ़ गया, जिसे आगे चलकर गृह युद्ध का रूप ले लिया। अभी लास्ट से आपने न्यूज़ में देखी होगी कि श्रीलंका को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं इसमें गृह युद्ध और LTTE ये क्या होता है। तो तमिल समुदाय ने अलग राष्ट्र तमिल इलम की मांग को लेकर LTTE के नेतृत्व में संघर्ष शुरू कर दिया था। जिसके कारण क्या है, तमिल ने लिट्टे, जिसे LTTE बोलते हैं, इसके नेतृत्व में अलग राष्ट्र की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया था। यह गृह युद्ध है वो लगभग कब तक चला, 30 वर्षों तक चला, और 2009 में ये समाप्त हो गया। इसके बावजूद तमिल के अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका इंडिया आज भी रियल फैक्टर में यूज़ करता है। जैसे कि एक बार श्रीलंका ने इंडिया को आंख दिखाई थी कि हम इसके पोर्ट वगैरह चाइना को दे देंगे, चाइना को एक्सेस देंगे, हम चाइना के लेंगे। तो इंडिया के पास क्या है, ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, जो तमिल का फैक्टर है ये यूज़ करता है। जैसे कि चाइना ने अभी यूज़ किया था, जो कि क्या है, श्रीलंका ने ये चाइना की ट्रैप पॉलिसी में जाकर उन्होंने अपना बंदरगाह दे दिया। तो इसको अपना पोर्ट देने के बाद इंडिया के ऊपर वो सर्वेलेंस कर सकता था चाइना, तो ऐसी चीज़ें कर सकता था। इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, LTTE का फ़ायदा उठाकर इनमें गृह युद्ध कराया। उनको रोकने के लिए उन्होंने जो अपने डील वगैरह थी चाइना के साथ वो तोड़ दी थी। फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, दलीय व्यवस्था और गठबंधन की राजनीति देखने को मिली। जिनके राजनीतिक दल है और गठबंधन वो देखने को मिले। इसमें कैसे थे आपको, तो श्रीलंका में पहले क्या थे, 2 प्रमुख दल प्रभावित थे। पहला कौन सा था, UNP जिसे यूनाइटेड नेशनल पार्टी बोलते हैं, और एक SLFP श्रीलंका फ्रीडम पार्टी बोलते हैं। इसमें वर्तमान में अगर बात करें तो आज ये क्या है, SLPP है। आज वर्तमान में SLPP है, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना, और एक दूसरी कौन सी है, JVP-NPP जनता विमुक्ति पेरामुना। तो ये वर्तमान में है। जैसे नई राजनीतिक दल है जो वर्कर सामने, आनुपातिक चुनाव प्रणाली के कारण गठबंधन की सरकारों की भूमिका बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ गई थी। अब धर्म और राजनीति के संबंध की बात करें तो श्रीलंका के संविधान में बौद्ध धर्म को विशेष स्थान दिया गया है। इस कारण क्या हुआ, जो बौद्ध भिक्षुओं का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था, धार्मिक मुद्दों का चुनाव पर प्रभाव पड़ा, स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। तो इनके धर्म और राजनीतिक के बीच में संबंध देखने को मिला। फिर इनके वंशवादी राजनीति के बारे में बात करते हैं और सत्ता के लोकतांत्रिकरण के बारे में बात करते हैं। जो श्रीलंका की राजनीति है वो लंबे समय तक कुछ परिवार है उनके प्रभाव में देखने को मिली थी। विशेष रूप से किसके परिवार में, भंडार नायक के परिवार और राजपक्षे परिवार के रूप में इनके विशेष रूप से प्रभाव में रही थी। इन्होंने लंबे समय तक सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं इनके जन आंदोलन और आर्थिक संकट, जिसकी मैं बात करता आ रहा था 2022, ठीक है। इनके जो अर्गल्या आंदोलन है इसके बारे में बात करेंगे। तो 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हो गए थे। इस आंदोलन के कारण क्या हुआ था, राष्ट्रपति गोटाबाय, तो इस आंदोलन के कारण क्या हुआ था, राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ता। सुशासन एवं पारदर्शिता की मांग बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, तो इनको छोड़कर और कूटनीति के इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। फिर सुशासन और पारदर्शिता की मांग तेज हुई। श्रीलंका की राजनीति में नया परिवर्तन हमें देखने को मिला था। तो ये एक ऐतिहासिक मोड़ था जो कि इस प्रक्रिया में देखने को मिला। आज के दिन इसमें वर्तमान चुनौती के बारे में बात करें और सुधार की आवश्यकता की बात करें तो श्रीलंका के सामने आज भी कई गंभीर चुनौतियाँ हैं। जो कार्यकारी राष्ट्रपति पद को समाप्त करने की मांग है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने, अत्यधिक शक्तियों के कारण क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली की आलोचना होती जा रही है। आर्थिक सुधार, IMF की शर्तों के अनुसार आर्थिक सुधार करना तथा जनता को राहत देना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। जो अल्पसंख्यकों का विकास जीतना, जैसे क्या है, अल्पसंख्यकों का भरोसा कैसे जीतेंगे, तमिल और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करके और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करके, ये इनके सामने आज भी चुनौतियाँ हैं। ये इस क्वेश्चन का क्या है, निष्कर्ष हो जाएगा। ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने देखा श्रीलंका के बारे में। तो ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी भी हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोई भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपसे एक सजेशन की नीड है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ऐसी कोई व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप की या चैनल की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपको क्या है अपनी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उस सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आ जाएंगे, जिससे आपको अपने असाइनमेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। तो इतना ज़रूर करें, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।